कि अब जैसे हमने शुरुआत में खबर उठाई, जर्मनी का जिक्र हमने किया था, कैसे वापस वो कोयले की तरफ बढ़ा हुआ है। अब ये परेशानियां जब बढ़ेंगी, चलिए भारत का हित हो रहा है, दो तरफा पैसे हमारे पास आ रहे हैं, चीन का हित हो रहा है, वो भी अपने रिश्तों को बेहतर कर रहा है, चीजें बेहतर कर रहा है, छोटे छोटे देश भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जरिए वो तेल मंगा सके। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में क्या चल रहा होगा, क्योंकि एक चर्चा तो वहां जर्मनी जैसे देश या इटली जैसे देश या फ्रांस जैसे देश जो है वो धीरे धीरे शुरू कर चुके होंगे कि अब वक्त बढ़ रहा है और अगर अभी से परेशानियां हैं तो आगे महीने मुश्किल हो सकते हैं। इधर यूरोपियन यूनियन की बैठक भी उधर है, तो ये सारी घटनाएं जो हैं एक साथ, क्या ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि रशिया ने जानबूझकर ऐसे समय पर किया जब यूक्रेन के लिहाज से कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए शुभांकर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टाइमिंग भी अपने में बहुत जरूरी फैक्टर होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब यूक्रेन ने गैस और तेल लेना बंद किया रूस से आज से 7-8 साल पहले, वो पोलैंड और बुल्गारिया के थ्रू और रोमानिया के थ्रू गैस और तेल ले रहा था और ये मुल्क रूस से तेल और गैस खरीदकर फिर यूक्रेन को महंगे दामों में बेच रहे थे, तो उसको दो तरफा नुकसान हो रहा था। इसी प्रकार अब जिन देशों जैसे बुल्गारिया ने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है अपना गैस और ऑयल और रूस ने उसको बिल्कुल सप्लाई रोक दी है, तो क्योंकि उसने रूल में देने से मना कर दिया था, अब बुल्गारिया रूसी तेल दूसरे देशों से खरीद रहा है भारी दाम पर। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने एक सख्त कदम उठाए हैं, जिन जिन मुल्कों ने, चाहे वो बुल्गारिया जैसे देश जिन्होंने रूल में देने से मना कर दिया था या और कंट्रीज, अब वो अपने आप को बैकफुट पर पा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। और पिछले 2 हफ्ते में मैं आपको खबर दे दूं शुभांकर, जो इंपोर्ट है ऑयल और गैस का रूस से यूरोपियन देशों का, वो बढ़ा है। पिछले 2 हफ्ते में वो बढ़ा है, पिछले हफ्तों बनस्पत। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं यूरोप में एक दरार पड़ रही है। क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी नहीं है कि कितना सैंक्शंस लगाने हैं, किस लेवल तक लगाने हैं, उसके क्या असर होंगे। और अलग अलग देशों के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं और कुछ देश पा रहे हैं कि इन सैंक्शन से उनको बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो कल और परसों 2 दिन समिट होनी है यूरोपियन यूनियन की, जिसमें यह फैसला भी किया जाएगा कि यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्डोवा, इनको कैंडिडेट का स्टेटस दिया जाए या नहीं दिया जाए, हम देखेंगे कि ये मनमुटाव वहां बिल्कुल साफ उभर कर सामने आएंगे। और जैसे गीता बोल रही थी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसी तरह का यूनानिमस डिसीजन हो जाएगा यूरोपियन यूनियन में इन 3 देशों को कैंडिडेट स्टेटस देने के ऊपर। शुभांकर जी, गीता, ये जो 2 दिन की बैठक है, इसमें आप क्या देख रही हैं? इस युद्ध के लिहाज से क्या बड़ा हो सकता है दोनों कॉन्टेक्स्ट में, यूक्रेन के लिए फायदेमंद और जो अंदर भीतर खाने से यूरोपियन कंट्रीज से आवाजें आ रही हैं विरोध की, क्या उसकी भी कोई बात यहां पर हो सकती है जब बैठक होगी, तमाम लोग मिलेंगे? देखिए, पैरामीटर्स होते हैं कैंडिडेट स्टेटस के लिए, उन पैरामीटर्स पे क्या यूक्रेन खरा उतर रहा है या नहीं, इस पर जरूर बातचीत होगी। लेकिन ये सही है शुभांकर कि काफी सारी चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़े हैं यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के मामले में। वरना इतने सालों तक यूक्रेन क्यों नहीं जुड़ पाया या क्यों नहीं ज्वाइन कर पाया यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि काफी मुश्किलें थे और काफी पैरामीटर्स है जिसको यूक्रेन पूरा नहीं करता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, स्टेबिलिटी हो या फिर करप्शन का मामला हो। लेकिन हाँ, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन कितनी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस देने के लिए। और यहाँ पर बाकी जो स्टेट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे कुछ कंट्रीज होंगे जो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। देखना ये होगा कि क्या वो ऑब्जेक्शंस की वजह से रुक जाएगा या फिर कंसेंसस होगा उनको एटलीस्ट कैंडिडेट स्टेटस देने में।